परिषदीय स्कूलों में चलेगा 3 माह का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। क्योंकि अभी काफ़ी दिन से कोरोना वायरस के कारण जो हमारे परिषदीय विद्यालय बंद हैं, बल्कि सभी विद्यालय बंद हैं, तो उसी के कारण जो विद्यालयों में गंदगी हुई है, विद्यालयों की साफ़ सफाई के संबंध में, सैनिटाइजेशन के संबंध में और जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसके तहत 3 माह तक अभी रेडीनेस कार्यक्रम चलेगा। तो इसमें क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से क्या करना है, उनको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये गोरखपुर से है। परिषदीय स्कूलों में अब रेडीनेस कार्यक्रम चलेगा। निपुण भारत मिशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें आगे चलकर किसी कक्षा में परेशानी ना हो। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है। योजना के तहत कक्षा 1 के शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ 3 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत न सिर्फ जनपद स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनका क्षमता संवर्धन किया जाएगा, बल्कि बच्चों की विषयों के बारे में जानकारी, शब्द व अक्षर को पहचानने की क्षमता, शिक्षकों से परिचय, पढ़ने लिखने की क्षमता की क्या स्थिति है, इस पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत नौनिहालों के व्यवहार, मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए बच्चों को कला की पुस्तकें, बुक रीडिंग, आंतरिक प्रतिभा के बारे में अभिभावकों की मौजूदगी में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम से अतिरिक्त चलने वाले इस कार्यक्रम के पूरा होने के बाद बच्चों को उनकी कक्षाओं से संबंधित का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ 3 माह तक जो चलने वाला कार्यक्रम रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, उसमें बच्चों की क्षमता संवर्धन की जाएगी और उसी से संबंधित समस्त जानकारियां दी जाएंगी। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को प्रमुखता से संचालित करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। इसके तहत खेल आधारित स्कूल की तैयारी के लिए गाइडलाइन विद्या प्रवेश मॉड्यूल में विस्तृत रूप से दी गई है, जिसमें दी गई सामग्री गतिविधि को प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। और विवेक जायसवाल, जिला समन्वय प्रशिक्षण। चलते नेक्स्ट न्यूज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस 75वां हमारा मनाया गया और इसके दौरान 2 विद्यालय ऐसे पाए गए जिनमें झंडारोहण यानी कि ध्वजारोहण नहीं किया गया है, तो उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई है। तो बदायूं का मैटर है ये। और स्वतंत्रता दिवस पर सहसवान इलाके के 2 विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया, तब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी हुई, जांच कराई गई। इसके आधार पर दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि सहायक अध्यापक की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय रोक दिया गया। इसके बाद में 15 अगस्त को सहसवान क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरनपुर और सम्मिलन विद्यालय बड़ेरिया सुनसान पड़े रहे। ना तो यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और न ही बच्चों को बुलाकर मिष्ठान वितरण किया गया। दोपहर 12 बजे तक जब कोई विद्यालय नहीं पहुँचा तो लोगों ने वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेज दिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वायरल कर दिया। इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को प्राथमिक जांच कराई। पाया गया कि दोनों विद्यालय खुले ही नहीं थे। एडी बेसिक ने उच्च प्राथमिक विद्यालय घोरनपुर के प्रधानाध्यापक सगीर अहमद और सम्मिलन विद्यालय बड़ेरिया के प्रधानाध्यापक जितेश कुमार राणा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। चलते हैं तीसरी खबर ले। तो यहाँ पर तीसरी खबर देखते हैं। तो हैकर ने शिक्षिका के नंबर से पोस्ट की अश्लील फ़ोटो। मतलब किसी हैकर ने पहले हैक किया, हैक करने के बाद में अश्लील फ़ोटो को पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये ठगी का मामला, जो ठगी में असफल रहने पर हैकर ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवक्ता का नंबर हैक कर विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फ़ोटो पोस्ट कर दी। प्रवक्ता को जब तक पता चला, हैकर कई फ़ोटो अपलोड कर चुका था। हैकर ने न केवल महिला प्रवक्ता के साथ ठगी की कोशिश की, बल्कि विश्वविद्यालय के 40 अन्य शिक्षकों से भी ठगी की कोशिश की थी। प्रवक्ता ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी के एक थाने में तहरीर दी। हैकरों ने 2 दिन में 40 से अधिक शिक्षकों के पास बैंक अफसर बनकर फ़ोन कर खाते का ब्यौरा मांगा। शुक्रवार को प्रवक्ता के पास भी फ़ोन आया। शिक्षिका ने जब जानकारी देने से मना कर दिया तो हैकर ने उनका फ़ोन हैक कर उनके मोबाइल फ़ोन से विश्वविद्यालय
शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फ़ोटो पोस्ट की। शिक्षिका ने सहकर्मियों को बताया। इसके बाद मामला परत दर परत सामने आ गया। हैकर ने बैंक के पुराने अधिकारियों की पहचान का उपयोग किया। ट्रू कॉलर पर 2 पुराने बैंक अधिकारियों के नाम दर्शा रहे, जिसमें एक अधिकारी का तबादला तमिलनाडु हो चुका। सच्चाई सामने आने के बाद एडमिन ने विश्वविद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ भी पोस्ट करने से रोक लगा दी और इसके बाद में ठगी में असफल रहने पर की करतूत प्रवक्ता की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने केस साइबर सेल भेजने का निर्णय लिया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को साइबर सेल भेजेगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। नेक्स्ट खबर देखते हैं तो मिड डे मील भोजन के मानकों की जांच करेगा टास्क फोर्स। इन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान। जो टास्क फोर्स आएगा वो एमडीएम के तहत किन बिंदुओं पर चर्चा करेगा, किन बिंदुओं पर जांच करेगा, उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले सीधे पॉइंट पर चलते हैं। जो बिंदु जाँच किए जाएंगे, बर्तन और खाद्यान्न को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में निर्धारित दूरी रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाए। बच्चों को हाथ किसी कपड़े से पोंछने के बजाय हवा में सुखाने के लिए प्रेरित किया जाए और भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के समय 6 फीट की दूरी का जो अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए। शासन के इस निर्देश को 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए विद्यालयों को खोलने पर गाइडलाइन के तहत मध्याह्न भोजन बनाए जाने और उनके सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट एक और खबर लेते हैं और यहाँ पर संकुल प्रभारी शिक्षक का शव बबूल के पेड़ पर लटकता मिला। तो ये औरैया जिला का मामला है। यहाँ पर एरवा कटरा में संकुल प्रभारी जो हमारे शिक्षक रहे का शव संदिग्ध अवस्था में कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा केंद्रा गाँव के समीप एक खेत में बबूल पर लटकता हुआ मिला। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा और जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। कस्बे के किशनी रोड धान मिल के पास रहने वाले लगभग 40 वर्षीय देवेंद्र सिंह भदौरिया अरवा कटरा में संकुल प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। शाम को बेला रूट पर पूर्वा केंद्रा गांव के समीप मान सिंह के खेत में लगे बबूल के पेड़ से संदिग्ध अवस्था में उनका शव बबूल के पास लटकता हुआ पाया गया। बकरी चराने गए चरवाहों ने पुलिस को शव की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर कस्बा निरीक्षक राजेश चौहान, चौकी इंचार्ज हेमंत आदि पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को मौजूदगी में शव को नीचे उतारा और बताया कि देवेंद्र गुरुवार को भी ड्यूटी करने गए थे। ड्यूटी से वापस आने के बाद शाम को उनका शव बबूल के पेड़ पर लटकता हुआ पाया गया। जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। देवेंद्र तोशु और प्रतीक भदौरिया 2 पुत्र हैं। शव के निकट ही शिक्षक की स्कूटी खड़ी पाई गई। समाचार लिखे जाने तक शव का पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जा सका था। नेक्स्ट यदि यहाँ पर देखें तो अंग्रेजी पढ़ाने में दक्ष होंगे बेसिक स्कूलों के शिक्षक, कवायद शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मॉडल स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उनमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके जरिए उनके प्रशिक्षण के जरिए लगभग 646 शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इसमें शिक्षा ग्रहण कर सेवा में आते हैं परिषदीय स्कूल। परिषदीय स्कूलों के अधिकांश शिक्षक हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सेवा में आते हैं। विभाग ने अपने शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है। जनपद में प्रथम चरण में 2018-19 में 102 विद्यालयों तथा 2019-20 में 221 विद्यालयों का अंग्रेजी माध्यम में चयन किया गया। इन्हीं चयनित विद्यालयों में से प्रत्येक से 2 शिक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे और ये प्रशिक्षण 2 चरणों में कराया जाएगा। इसके आप यहाँ से डिटेल पूरी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक और न्यूज़ जो है विकलांगता की पुष्टि के बाद फिर से मेडिकल के लिए बुलाने की कार्रवाई पर रोक। बीएससी को निर्देश न रोकें वेतन व 2 हफ्ते में करें बकाया भुगतान। जो विकलांग के सर्टिफिकेट से हमारे शिक्षक साथी भर्ती हुए थे उनका मेडिकल की कार्रवाई पूरी हो गई, फिर भी बीएससी ने दोबारा से उनको कार्रवाई के लिए वेतन को रोक दिया है। तो इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिव्यांग कोटे में नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए जो 40% अक्षमता की पुष्टि की बात की जाती है, तो यहाँ पर वही राज्य सरकार के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें आदेशित किया है। तो इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया को याचिका वेतन न रोकने के साथ 2 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान करने के लिए कहा है।
यहाँ आदेश पंकज भाटिया ने रजनी त्रिपाठी की याचिका पर दिया है, जिन्होंने कोर्ट में अपना केस डाला हुआ था। तो उसमें साफ साफ उन्होंने कर दिया है कि सहायक अध्यापक भर्ती विकलांग कोटे में विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दिया, शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए मेडिकल बोर्ड बुलाया, जांच में 40% विकलांगता पाई गई और उसकी नियुक्ति कर दी गई। 23 जून 2018 को मेडिकल जांच की गई, तब भी 40% अक्षमता पाई गई। 20 जुलाई 2018 को एक शासनादेश जारी किया गया, जिसके आधार पर 6 फरवरी 2021 के आदेश से बीएसए ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया। तो इतनी बार कई बार मेडिकल जांच कराना ये क्या जायज़ है? तो इस पर भी मुझे लगता है कि सही से कदम उठाना चाहिए और संबंधित अध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। कार्यभार ग्रहण ना करने पर शिक्षक को नोटिस। तो देखते हैं ये कैसा मामला है, आखिर क्यों कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहा कोई शिक्षक। हाथरस का मामला है। विभिन्न आरोपों के चलते सहायक अध्यापक को पहले निलंबित किया गया था, जिसका दंश झेल रहे थे। कई माह से पूर्व शिक्षक को सिकंदरा राव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय डंडेसरी में बहाल करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब बीएसए ने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभिन्न आरोपों के चलते सहायक अध्यापक दीपक गुप्ता ने बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की थी। विभागीय कार्रवाई के बाद दीपक गुप्ता को विकासखंड सिकंदरा राव के प्राथमिक विद्यालय डंडेसरी में तैनात किया गया था, लेकिन कई महीने बीतने पर भी अभी तक गुप्ता द्वारा संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जिसे लेकर बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 7 दिन के अंदर डंडेसरी के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। 3 मार्च 2021 से इस पद स्थापित किए गए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने एवं निलंबन अवधि में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में मैं साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण भी मांगा है। पत्र में यह भी कहा है कि विभागीय आदेशों की दीपक गुप्ता द्वारा लगातार अवहेलना किया जाना अनुशासनहीनता का प्रतीक है। नोटिस में बीएसए ने कहा कि ऐसी स्थिति में क्यों न विभाग की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए। चलते एक और खबर लेते हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी से लगभग 1.15 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 15 लाख बेसिक के बच्चे स्कूल से वंचित रह गए। तो जो टेंडर में गड़बड़ी 2016-17 में की गई है और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों सहायता प्राप्त मदरसों माध्यमिक विद्यालयों में 6 से 8 तक के लगभग 1 करोड़ 15 लाख विद्यार्थियों को बैग नहीं मिल सके। वितरित न होने की वजह से बेसिक शिक्षा निदेशालय में लगभग 5.5 लाख बैग पड़े रह गए, जिसमें 5.33 यानी कि 5 करोड़ 33 लाख रुपए की फिजूल खर्ची हुई है। कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। तो ये जो गलत तरीके से इलीगल तरीके से बच्चों का हनन हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते नेक्स्ट खबर लेते हैं। बच्चों के लिए भी आई वैक्सीन। छोटे जो बच्चे हैं 12 से 18 साल उनके लिए किशोरों को लगाई जाएगी वैक्सीन। तो 12 से 18 साल के जो किशोर हैं पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में बच्चों के लिए पहली कोरोना रोधी वैक्सीन मिल गई है। भारत के दवा महानियंत्रक ने जायडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना रोधी जैकोव-डी वैक्सीन में के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह 12 साल के बच्चों से लेकर बड़ों को भी लगाई जाएगी। और इसके बाद में सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीवीटी ने शुक्रवार को कहा कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के साथ ही यह पहली वैक्सीन होगी जो 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों एवं किशोरों को लगाई जाएगी। देश में अभी तक जो वैक्सीन लगाई जा रही है वह 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इसके अलावा ये सभी 2 डोज वाली वैक्सीन है, जबकि जैकोव-डी 3 डोज वाली वैक्सीन हो गई। डीवीटी ने बताया कि यह दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन है वह mRNA आधारित है। हालांकि दोनों ही वैक्सीन एक ही काम करती हैं, बस इनके काम करने का तरीका अलग है।